नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर आप पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा आपकी होने वाली है, 50 क्वेश्चन आप में आते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो के माध्यम से 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जियोग्राफी का जो आपका पहले चूंकि ये फोर्थ सेमेस्टर में शामिल था, अब इसको थर्ड में शामिल कर दिया गया है, ठीक है, पहले के सिलेबस में। तो जो पुराना पेपर है उसमें यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करूंगा और ये प्रश्न सीधे तौर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, इन सभी में सीधे तौर पर आने वाले हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को, इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही एक भाग ये भी चैनल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बीए से संबंधित अदर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलती हैं, जिसमें मैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, तिलक उत्तरीय पढ़ाता हूँ। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या जो ऑब्जेक्टिव विश्वविद्यालय है, उनकी तैयारी, ऑब्जेक्टिव वालों की तैयारी अधिकतर आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी कि जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के 100 एमसीक्यूज जो पेपर में आते हैं, उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है और इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन भी देता चलूंगा, साथ साथ बताता भी चलूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। पहला प्रश्न, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको पेपर दिखेगा। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार योगदान देना है और बढ़ाता है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीब्यूशन एंड बूस्ट अप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार योगदान देता है और बढ़ाता है किसको? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थव्यवस्था को बढ़ने में योगदान देता है और उसको बढ़ाता भी है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका बेटा? प्रश्न आपका आ चुका है, जिनेवा दौर किस वर्ष हुआ था? जिनेवा दौर यानी कि जिनेवा राउंड वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? जिनेवा की बात की तो जिनेवा जो होता है 1947 में ये हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनेवा दौर या जिनेवा राउंड 1947 में हुआ था, जो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता था, जिसको हम क्या कहते हैं, GATT कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? GATT कहा जाता है इसको, ठीक है, GATT कहा जाता है। तो इसी की स्थापना का कारण जो है यही बना था, जिनेवा राउंड ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, कमेटी ऑफ WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की समिति, बताएं कमेटी ऑफ WTO विश्व व्यापार संगठन की समिति इनमें से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यापार और पर्यावरण समिति, व्यापार और विकास समिति। ये दोनों समितियां विश्व व्यापार संगठन की समितियां हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ देम, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की समितियों में व्यापार और पर्यावरण समिति यानी ट्रेड एंड इन्वायरमेंट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट दोनों समितियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर प्रश्न, WTO का सकारात्मक प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, इसका सकारात्मक यानी कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है WTO का, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है, ये आर्थिक विकास के स्तर को भी बढ़ाता है और प्रशासन प्रणाली सुशासन को प्रोत्साहित करता है। इसका तीनों ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर लगा देंगे, उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? SAARC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क। सार्क की अगर बात की जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है इसको, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसी को हिंदी में दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सार्क कहो अंग्रेजी में, दक्षेस कहो हिंदी में, क्योंकि दक्षेस का मतलब क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर प्रश्न। देखेंगे भैया, विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रिसेंटली? कौन सा देश हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है? बताएं। तो हाल ही के वर्षों में अगर देखें तो USA यानी कि अमेरिका रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही के वर्षों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा, USA। अब उसका थोड़ा सा दिक्कत USA से थोड़ा सा भारत में हो रही है, बाकी पहले से भी रहा। निम्नलिखित में से कौन संघ बृहत ग्लोबीय व्यापार ब्लॉक नहीं है? Which of the following is not a major global trade block? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, ये एक प्रकार से वैश्विक संगठन नहीं है। कौन सा इनमें से, कौन सा ग्लोबल व्यापार का ब्लॉक नहीं इनमें से? आसियान ग्लोबल है, ब्रिक्स भी ग्लोबल है और ये यूरोपीय यूनियन भी ग्लोबल है, यानी ये, ठीक है।
आसियान यानी दक्षिण जिसको कहते हैं, ब्रिक्स आपका, ठीक है। ब्रिक्स में आपका जैसे आपका ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। तो 5 देशों के समूह को ब्रिक्स कहते हैं। कौन-कौन से? बी माने आपका जो है ब्राज़ील, आर माने रसिया, आई माने इंडिया, सी माने चाइना और एस माने साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नवा शामिल हुआ है इसमें, पहले ब्रिक ही था, अब ब्रिक्स हो गया है। क्लियर? तो ब्रिक्स भी एक जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबली ब्लॉक है, व्यापार ब्लॉक है। जबकि जो नाटो होता है क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैन्य संगठन, सैन्य गठबंधन है। जबकि आसियान, ब्रिक्स और ईयू जो है ये सब वैश्विक व्यापार गुटों में शामिल है। तो व्यापार ब्लॉक जो है ये जो है आपका क्या नहीं है, नाटो जो है ये व्यापार के लिए नहीं बल्कि एक सैन्य संगठन है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो का फुल फॉर्म बताए सभी लोग? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। ये जो उत्तरी अमेरिकी देश हैं वो उनका संगठन बनाया गया है, ठीक है। अटलांटिक महासागर के आसपास के जो जुड़े हुए देश हैं। अगला क्वेश्चन, बाकी सारे व्यापारिक संगठन है जबकि नाटो जो है वो एक सैन्य संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र का उदाहरण है? फटाफट से आप बताएंगे। 8वें नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र का उदाहरण है? इनमें से वो है नोएडा। नोएडा इज राइट आंसर। नोएडा SEZ ये जो होता है ये भारत में एक निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र यानी एक्सपोर्ट, इस एक्सपोर्ट जिसको SEG कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीजन जोन कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 9वां नंबर प्रश्न। प्रश्न है चतुर्थ अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि चतुर्थ अर्थव्यवस्था। चतुर्थ अर्थव्यवस्था का एक निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? कृषि, वस्त्र निर्माण, सॉफ्टवेयर विकास और शोध या फुटकर बिक्री। 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर विकास और शोध जो होता है ये चतुर्थ अर्थव्यवस्था का क्या होता है? एक उदाहरण होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है ग्रेट लेक्स क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में महत्वपूर्ण है, बताएं। ग्रेट लेक्स क्षेत्र भारी उद्योग विशेष करके लौह इस्पात के लिए और जहाज रानी यानी परिवहन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उद्योग और जहाज रानी के लिए ग्रेट लेक्स प्रसिद्ध है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एंड शिपिंग के लिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आ चुका भैया, किस रेलवे लाइन को विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहा जाता है? वो है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ये। अगला क्वेश्चन आपसे परीक्षा में आ सकता है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच एक संक्षिप्त कुंजी मार्ग के रूप में सेवा देता है कौन सी नहर? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के जो है बीच में पनामा नाम की एक नहर है वो बहती है, पनामा नहर, पनामा कैनल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को काटते हुए अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री जो है मार्ग प्रदान करती है, जिससे व्यापार को काफ़ी हद तक बहुत फायदा हुआ है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है उत्तरी समुद्री मार्ग किस प्रदेश से होकर के गुजरता है? 13 नंबर, उत्तरी समुद्री मार्ग जो होता है किस प्रदेश से होकर गुजरता है बेटा? तो उत्तरी समुद्री मार्ग जो होता है आर्कटिक महासागर से होकर गुजरता है। आर्कटिक महासागर इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ सी रूट कहते हैं मुख्य रूप से आर्कटिक महासागर से में साइबेरिया के उत्तरी तट से होकर के गुजरता है ये बात ध्यान रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ब्लू अर्थव्यवस्था सतत उपयोग को बतलाता है। ब्लू इकोनॉमी रिफर टू सस्टेनेबल यूज ऑफ, बताएं। ब्लू अर्थव्यवस्था सतत उपयोग को बतलाता है। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र संसाधनों को बताता है। समुद्र संसाधन ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के किस प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया यानी कि चावल का कटोरा किसको कहते हैं बेटा? किसको कहते हैं चावल का कटोरा किसको कहते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल इंडिया भारत में पंजाब और हरियाणा को, पंजाब हरियाणा वाला इलाका जो होता है वो चावल उत्पादन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हालांकि आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भी इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा वाला इलाका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर।
प्रश्न है साप्टा किस संगठन का एक विस्तारित रूप है? साप्टा किस संगठन का एक विस्तारित रूप है बेटा? सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साप्टा जो होता है ये एक प्रकार से सार्क का विस्तारित रूप है। सार्क का ही विस्तारित रूप कौन सा है? साप्टा। ये बात ध्यान रखेंगे। साप्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया को जो है साफ्टा कहते हैं, ठीक है। जबकि सार्क की बात की जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसी का एक विस्तारित रूप या समझौता है आपका साफ्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, वर्तमान में कुल आसियान सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में आसियान में कुल मिलाकर के 10 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसियान में कितने सदस्य हैं बेटा? आसियान कंट्रीज में कितने सदस्य हैं? सार्क कंट्रीज में कितने सदस्य हैं? सार्क में कितने सदस्य हैं? आसियान की बात की जाए बेटा तो आसियान में कितने सदस्य हैं बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आसियान की बात की है तो आसियान में कुल मिलाकर के 10 सदस्य हैं, ठीक है। कौन कौन से 10 सदस्य हैं आसियान में? जैसे इसमें आपका इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय कहाँ पर आपसे पूछेगा? आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसमें 10 देश कुल मिलाकर के शामिल है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये जो है आसियान के कंट्रीज़ हैं। जबकि बात की जाए सार्क में, सार्क जो कंट्रीज़ होती हैं बेटा, सार्क कंट्रीज़ में कौन कौन से देश शामिल हैं? सार्क की बात की है तो सार्क में कुल मिलाकर के 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से? अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। काठमांडू का किसकी राजधानी है? नेपाल। काठमांडू नेपाल की राजधानी, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखेंगे 8 देश इसमें शामिल है सार्क में, ठीक है। जैसे कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जितने भारत के पड़ोसी देश हैं सारे के सारे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देश जो हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत तो हो ही गया आपका, भारत है, भारत का पाकिस्तान पड़ोसी है, श्रीलंका पड़ोसी है, तो वो दोनों देश शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल इसमें नहीं शामिल है, सॉरी बांग्लादेश शामिल है, भूटान भी शामिल है, मालदीव भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है। भारत के पड़ोसी देशों को मिला करके बनाया गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही और भी जो संगठन है, ऐसे भी जो और वैश्विक संगठन है व्यापार को लेकर के, उसके बारे में अगर जानना है तो आप बताएं, मैं तुरंत बता दूं आपको। तो ऐसे भी और भी तमाम सारे संगठन है, जैसे कि आपका आसियान हो गया, ठीक है। WTO जो होता है, WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे प्रश्न पूछे थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वैश्विक व्यापार को समझौता करता है। एक और आपका संस्था है IMF। IMF भी व्यापार के लिए जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म होता है। ये वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है और सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संकट में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। तीसरा होता है आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात की जाए तो ये दो देशों के बीच जो मुद्दे होते हैं उनको सुलझाता है विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक ने ही मध्यस्थता स्थापित की थी सिंधु नदी जल समझौता को लेकर के, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ठीक है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप विकासशील देशों को गरीबी कम करने और आर्थिक सहायता देने के लिए बनाया गया है। अगला संगठन आपका होता है जिसके बारे में बताऊं, गैट। गैट क्या है बेटा? गैट का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये गैट का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। बाद में इसी गैट को WTO के नाम से जाना गया, ठीक है। ऐसे ही एक आपका अगला होता है, उसका नाम है अनटाड, अनकाड, UNCTAD, ये होता है, ठीक है। अंकटाड, अंकटाड की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये विकासशील देशों के व्यापार, उसका निवेश और विकास के अवसरों को जो है बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपके और भी संगठन हैं, जैसे कि EU का नाम आपने सुना होगा। EU क्या होता है? EU की बात की जाए बेटा तो EU जो होता है यूरोपीय संघ होता है। इसको यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन कहते हैं। जितने भी यूरोप के देश हैं, अधिकांश देश, उनके बीच में एक आर्थिक और राजनीतिक साझेदारी बनी हुई है, जिसमें एकल बाजार यानी सिंगल मार्केट और साझा मुद्रा यानी यूरो का प्रचलन चलता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो EU होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगला जो आपका एक संगठन होता है जैसे कि आपका ओपेक, एक संगठन और आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, पाकिस्तान, सॉरी ब्राजील, रूस,
भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। दुनिया के 5 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 18 नंबर, WTO का क्या कार्य होता है? WTO का कार्य बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। WTO का कार्य क्या होता है भैया? 18 नंबर प्रश्न, WTO का कार्य होता है आपका विश्व आर्थिक नीति का निर्माण करना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपका मतलब अगला है जनता को सूचना प्रदान करना। बिल्कुल ठीक है, सूचना प्राप्त करना। सभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण की प्रकृति कौन सी है? वैश्वीकरण की प्रकृति बताएं, वैश्वीकरण की प्रकृति जो है इनमें से कौन सी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण की प्रकृति कौन सी इनमें से? देखें, वैश्वीकरण की प्रकृति की अगर बात की है बेटा, तो इसमें से प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रौद्योगिकी जो होती है, इम्प्रूव्ड प्रौद्योगिकी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उन्नत प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विकासशील देश पर वैश्वीकरण की नकारात्मकता को बढ़ाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल राइट आंसर है 20वें का। 20वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आय और उसमें कमी। ठीक है, नौकरियों आय में कमी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, WTO किस वर्ष स्थापित हुआ था? WTO की स्थापना 1995 में हुई है। विश्व व्यापार संगठन जिसको कहते हैं, 1995 में इसकी स्थापना हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 22 नंबर, एजेंडा 21 एक ग्लोबल प्लान है। एजेंडा 21 एक ग्लोबल प्लान है संपोषणीय विकास के लिए, सतत विकास के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, बी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स 2 संपोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है? संपोषणीय विकास का उद्देश्य होता है क्या? इसका विकास क्या होता है बेटा? इसका विकास होता है पर्यावरण सुरक्षा के साथ संतुलित आर्थिक वृद्धि की जाए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका क्या होता है? पर्यावरण सुरक्षा के साथ संतुलित विकास। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नाफ्टा एक व्यापारिक समझौता है। नाफ्टा जो है एक व्यापारिक समझौता है किसके किसके बीच में? नाफ्टा जो होता है बेटा, ये किसके किसी बीच में एक व्यापारिक समझौता है? नाफ्टा एक व्यापारिक समझौता यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के बीच में। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के बीच, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक व्यापारिक समझौता है जो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के बीच हुआ था। 2020 में इसका नाम बदल करके अस्मका कर दिया गया, USMCA। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, क्लाइमेट चेंज। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्टील निर्माण की प्रक्रिया का किससे अनुसंधान किया? स्टील निर्माण प्रक्रिया प्रक्रिया का किसने अनुसंधान किया था? किसने किया था? हेनरी बेसेमर ने किया था। हेनरी बेसेमर सी ऑप्शन में कहें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, स्टेनल्स स्टेनल स्टेनल्स स्टील के उपयोग से बनाया जाता है। बताएं 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इससे क्रोमियम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? क्रोमियम, क्रोमियम बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 28 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में यूएसए में स्टील निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। 28 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मिड अटलांटिक सीबोर्ड। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिड अटलांटिक सीबोर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 29 नंबर प्रश्न है, रूर घाटी में सबसे बृहद स्टील केंद्र है। रूहर घाटी या रूर घाटी इसको कहते हैं। रूर घाटी की बात की है तो जो है इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुइसबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुइसबर्ग जो है सबसे बृहद स्टील केंद्र जो है इसमें दुइसबर्ग ही है, रूर। ठीक है, जर्मनी में रूर घाटी जो है दुइसबर्ग के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका आ चुका 30 नंबर प्रश्न परीक्षा में आएगा, कपास वस्त्र उद्योग सामान्यतः स्थापित होते हैं। कपास वस्त्र उद्योग सामान्यतः कहाँ पर स्थापित होते हैं बेटा? तो ये कहाँ पर स्थापित होते हैं? ये सब कहाँ पर स्थापित होते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करें। 30 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कच्चा माल और पदार्थ, कच्चा माल यानी जो है कच्चा पदार्थ यानी माल के पास, जहाँ पर कच्चा माल मिल जाता है। ठीक है, कच्चा पदार्थ माल के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बीमा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? बीमा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए आईटी का विस्तार होता है और पूंजी संरचना में भी सुधार आता है। इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि बोथ ऑफ देम।
32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वैश्वीकरण का प्रभाव है। वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? वैश्वीकरण का प्रभाव भी आपका कृषि और वस्त्र क्षेत्र पर और ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर, सभी दोनों पर पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ठीक है। नहीं, आपका डी लगा देंगे, ऑप्शन डी ऑप्शन लगेगा, बोथ ऑफ देम, ठीक है, डी वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 33 नंबर। प्रश्न है, वैश्वीकरण शब्द का विकास हुआ 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का शब्द का प्रयोग 1970 में हुआ है, ठीक है। शुरू हुआ 1980 और 1990 के दशक में इसकी अवधारणा का विकास हुआ, तो 1970 इसका करेक्ट आंसर लग जाएगा। आगे देखें, 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपका। आत्मनिर्भर भारत नीति प्रकाश डालती किस पर? आत्मनिर्भर भारत जो है वो क्या करती है? वो मुख्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की बात करती है कि भारत मुख्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 35 नंबर। प्रश्न है, सार्क देशों के साथ भारत का व्यापार सबसे अधिक है, किस देश के साथ? सार्क देशों में अगर बात की जाए तो भारत का व्यापार किससे सबसे अधिक है? तो नेपाल और बांग्लादेश से सबसे अधिक मात्रा में रहा है, नेपाल और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 36 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग के पतन का था। ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? बिकॉज, क्या कारण था बताएं, इसका कारण क्या था? 36 नंबर, बिल्कुल, कच्चा माल निर्यातक देशों में सूती वस्त्र उद्योग विकास हो चुका था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर देखेंगे। विश्व में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादक देश जो है इनमें से कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर का जगह ब्राजील जो है गन्ने का सबसे अधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। विश्व का सबसे व्यस्ततम शिपिंग स्ट्रेन कौन सा है? शिपिंग स्ट्रेट जो है, सबसे अधिक मलक्का स्ट्रेट जो होता है वो एक मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। दुनिया के सबसे व्यस्ततम शिपिंग मार्गों में से एक माना जाता है मलक्का स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का। 39 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 40 नंबर प्रश्न आ चुका है। द न्यू सिल्क रोड किस आधुनिक मूलभूत प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करता है? 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 40 नंबर बताएं। न्यू सिल्क रोड जो होता है आधुनिक संदर्भ में अक्सर चीन की बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव को संदर्भित करता है, यानी चीन बेल्ट एंड रोड शुभारंभ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे भैया। प्रश्न तो ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय और माँ विंध्यवासिनी आपका विश्वविद्यालय जो नया बना उसका भी ऑब्जेक्टिव होगा, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माइनर में अगर आपका है पेपर में माइनर में तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली अगर बात की तो उसमें तो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं है, वो दूसरा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज वाला है, ठीक है, बाकी विश्वविद्यालय में। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में यही चीज़ आएगी, तो स्पेशली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए है और बाकी विश्वविद्यालय के लिए 4th सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 41 नंबर प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत की विदेश व्यापार नीति को चलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर, भारत की विदेश नीति को मुख्य रूप से वाणिज्य और वस्त्र उद्योग मंत्रालय के द्वारा विनियमित और कार्यान्वित की जाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, करेक्ट आंसर आप में दिया है, बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेकिंग इन इंडिया इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट। मेक इन इंडिया के शुभारंभ का उद्देश्य है। 42 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का उद्देश्य देश के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करना होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डी ऑप्शन, बी और सी दोनों करेक्ट आंसर, विनिर्माण क्षेत्र और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका, भारत का शीर्ष निर्यात उत्पाद कौन सा है जो ज़्यादा बेचा जाता है यहाँ से, ठीक है। 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, भारत के शीर्ष निर्यात उत्पादों में पारिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद लगातार शामिल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 44 नंबर क्वेश्चन है, WTO किसको परिवर्तित करके स्थापित हुआ है? WTO जो है गैट को परिवर्तित करके स्थापित मतलब आया है, ठीक है, गैट को, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना गैट यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को प्रतिस्थापित करके की गई थी, क्योंकि पहले इसके स्थान पर गैट काम करता था, फिर जब WTO बन गया 1995 में, फिर उसके बाद में ये आगे बढ़ा।
वैश्विक व्यापार प्रतिरूप कौन से कारक प्रभावित नहीं करता? वैश्विक व्यापार प्रतिरूप को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? तो जनसंख्या घनत्व इसको प्रभावित नहीं करता, बाकी जलवायु, राजनीतिक संबंध और मुद्रा विनिमय मूल्य तीनों प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है आर्थिक मूल्य पर्यावरण के संबंध में मानव के आर्थिक जीवन के संबंधित हैं, यह कथन किसका है? 46 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया आर्थिक भूगोल पर्यावरण के संबंध में मानव के आर्थिक जीवन से संबंधित है, यह कथन किसका है? आर्थिक भूगोल की परिभाषा किसने दी है? ये दी है E.W. जिम्मरमैन ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। E.W. जिम्मरमैन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने परिभाषा दी। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था आर्थिक भूगोल में दार्शनिक उपागम में कौन से विकल्प शामिल हैं? 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 47 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें प्रत्यक्षवाद शामिल है, बिल्कुल राइट आंसर। पॉजिटिविज्म, तार्किक प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं इसी को। आर्थिक भूगोल में उपयोग किए जाने वाले दार्शनिक उपागमों में से एक रहा है प्रत्यक्षवाद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं करते हैं? किसी आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं करते बेटा? 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक भूगोल में किसे शामिल नहीं करते? 48 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं करते हैं? किसे नहीं करते हैं बताएं? जलवायु भूगोल को आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं करते हैं, बाकी वित्तीय भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल और संसाधन भूगोल इसको शामिल करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। डी विटलेसी के अनुसार विश्व के कितने कृषि क्षेत्र हैं? तो 13 कृषि प्रदेशों का वर्णन डी विटलेसी ने किया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। किस वर्ष द मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ प्रकाशित हुआ? यानी इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? इन विच ईयर द मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ पब्लिश हुई पुस्तक? ठीक है, बताएं। इसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। डी होटेलसी का एक लेख है ये 1937 में 1937 में प्रकाशित हुआ। डी होटेलसी का एक लेख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका व्यावसायिक खाद्य फसल की विशेषता है। व्यावसायिक खाद्य फसल की विशेषता क्या होती है बताएं? बोल्गा प्लेन या पंपास? बिल्कुल पंपास। पंपास मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी बताएं। पंपास की देखिए, पंपास मैदान जो होते हैं, ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, प्रेरी पाए जाते हैं अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, उत्तरी अमेरिका की प्रेरी मैदान को घास के मैदान को प्रेरी बोलते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान जो होते हैं बेटा कहाँ पर पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान जो होते हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्राज़ील में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। ठीक है, साउथ अमेरिका में। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आजीविका पशुपालन में पशुधन है। आजीविका पशुपालन में पशुधन क्या होता है बताएं? 52 नंबर प्रश्न। आजीविका पशुपालन में पशुधन क्या होता है? आजीविका पशुपालन में पशुधन जो होता है वो एक प्रकार से विक्रय के लिए, दुग्ध के लिए और दुग्ध और खुराक दोनों के उद्देश्य, यानी इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर। मानसूनी एशिया के अंतर्गत किस प्रकार की कृषि आती है? मानसूनी एशिया के अंतर्गत किस प्रकार की कृषि आती है? 53 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानसूनी एशिया के अंतर्गत किस प्रकार की कृषि आती है बेटा? तो मानसूनी एशिया के अंतर्गत जो है जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ मुख्य रूप से स्थानीय उपभोग के लिए निर्वहन कृषि करी जाती है। तो निर्वहन कृषि क्षेत्र आता है ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 54 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। अधिकांश किसान गंगा के मैदान में किस तरह की कृषि किया करते हैं? तो अधिकांश किसान जो है गंगा के मैदान में जो कृषि होती है गतिहीन कृषि होती है। ठीक है, जिसको अस्थायी खेती कहा जाता है। अस्थायी खेती या गतिहीन खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी डी सेडेंटरी एग्रीकल्चर। 55 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सघन कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? सघन कृषि क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो कैलिफोर्निया की अगर बात किया है तो कैलिफोर्निया में फल की खेती प्रायः वाणिज्यिक व्यावसायिक कृषि का एक उदाहरण है जो हमेशा सघन नहीं होती, जबकि बाकी विकल्प सघन कृषि के हैं। और ये आपका कैलिफोर्निया वाली जो घाटी है यहाँ पर सघन कृषि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 56 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। वान थ्यूनेन का सिद्धांत का सार तत्व क्या है इनमें से? वान थ्यूनेन के सिद्धांत का जो सार तत्व है वो है कि दूरी के अनुसार भूमि का उपयोग का प्रकार जो है बदल जाता है, जैसे कि परिवहन लागत के आधार पर आर्थिक लगान कोर से परिधि की ओर होता है और इस तरीके से दूरी के मतलब दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बी एंड सी दोनों, सॉरी हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कृषि वर्गीकरण में प्रादेशिक प्रतिरूप को स्पष्ट किया है? तो प्रादेशिक प्रतिरूप को किसने स्पष्ट किया है? डी विटलसी ने प्रादेशिक प्रतिरूप को स्पष्ट किया है, रीजनल पैटर्न के बारे में बताया है। डी विटलसी, डरबेंट विटलसी नाम है पूरा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 58 नंबर प्रश्न है बेटा। प्रश्न है, डी विटलसी ने कब कृषि के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया? डी विटलसी ने कब कृषि के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया? 58 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विटलसी की अगर बात की जाए तो डी विटलसी ने कब जो है किया था? 1937 में अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था उन्होंने, 1937। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कृषि का सामान्य अर्थ क्या है? कृषि का सामान्य मतलब क्या होता है? कृषि का सामान्य मतलब है कृषि कृषि खेती का विज्ञान और पद्धति, यानी कृषि एक व्यापक शब्द है जिसमें खेती विज्ञान और पद्धति यानी फसल उगाना ये दोनों शामिल होते हैं और प्राथमिक क्रिया से जुड़ी हुई है। तो कृषि खेती का विज्ञान और पद्धति करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृषि खेती विज्ञान और पद्धति जो होती है खेती और पशुपालन, तो बेसिकली प्राथमिक क्रिया में शामिल होगा, क्योंकि प्राथमिक क्रिया जो होता है, प्राथमिक क्रिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ सी ही होगा, कृषि का खेती का विज्ञान और पद्धति कृषि का समान अर्थ है। 60 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन कृषि अध्ययन में सम्मिलित किए जाते हैं? तो कृषि अध्ययन में खेती और पशुपालन संकलित है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, फार्मिंग एंड हस्बेंड्री। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 61 नंबर प्रश्न है। प्रश्न, जैव विविधता को संरक्षित करते समय दीर्घकालिक लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन के सतत प्रबंधन हेतु कौन सा पद सही है इनमें से? तो इसी को वन उन्मूलन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, लुगदी और पेपर उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन प्रमुखता काटे जाते हैं? 62 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको टैगा वन कहते हैं, ठीक है। लुगदी और बेरियल वन जो शंकुधारी पेड़ों से बने होते हैं, मुख्य रूप से लुगदी और कागज उत्पाद के लिए उपयोगी होते हैं, उनको काटा जाता है। अगला क्वेश्चन से 63 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में मत्स्य उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध में मत्स्य उत्पादन में चिली देश जो है वो सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है, चिली। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, चिली। 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन ओपेन यानी खुला पिट खदान का एक बृहत पर्यावरणीय प्रभाव है? तो इनमें से कौन सा ओपेन पिट खनन का एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन और वन्य जीवों के आवास का विनाश होता है? तो मृदा अपरदन और आवास विनाश करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा, सोल इरोजन एंड हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रक्शन। 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सोना और हीरा जैसे गहरे छिपे खनिज पे किस खनिज विधि से निकाले जाते हैं? 65 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोने और हीरे जैसे गहरे छिपे हुए खनिजों को निकालने के लिए आमतौर पर भूमिगत खनन की जो है किसमें क्या बोलते हैं, उसी को भूमिगत खनन कहा जाता है, अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग भूमिगत खनन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 66 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बड़ा जबरदस्त है। प्रश्न है आपका, किसी कृषि अवस्थिति सिद्धांत में बिलग स्टेट की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? 66 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं भैया। कृषि अवस्थिति, बताएं। कृषि अवस्थिति, कृषि अवस्थिति सिद्धांत में बिलग स्लेट की अवधारणा जो है वान थ्यूनेन ने प्रस्तुत की है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर, वान थ्यूनेन सिद्धांत में भूमि उपयोग के दो क्षेत्रों के मध्य सीमा को क्या कहते हैं? दो इसी को स्थानांतरण सीमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, वान थ्यूनेन के अनुसार कृषि अवस्थिति सिद्धांत का सूत्र इनमें से क्या है? कृषि अवस्थिति सूत्र का सिद्धांत क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कृषि अवस्थिति सूत्र का सिद्धांत क्या है, बताएं वान थ्यूनेन के अनुसार। तो यल आर बराबर वाई, यल आर बराबर वाई यम माइनस सी, वाई मतलब कि ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ए ऑप्शन। वान वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति यानी आर्थिक लगान सूत्र जो है
यल आर बराबर क्या होता है, वाई और ब्रैकेट में यम माइनस सी माइनस वाई टी डी, ठीक है, वाई टी डी। जहाँ यल आर क्या होता है, यल आर की बात की तो यल आर किसको कहते हैं बेटा, यल आर जो होता है ये आपकी भूमि लगान को दिखाता है, लैंड रेवेन्यू को, ठीक है। वाई की बात की तो वाई उत्पादन को दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा यम जो होता है बाजार मूल्य को दिखाता है, ठीक है। और सी जो होता है, सी की बात की तो सी जो होता है उत्पादन लागत को दिखाता है। और यहाँ पर जो टी आपका है, टी जो है परिवहन लागत प्रति इकाई की दूरी है, डी बाजार से दूरी है, ठीक है। और सी जो होता है यहीं पर, ठीक है, सी क्या होता है बेटा, सी आपका उत्पादन लागत होती है। इस तरीके से आपने इन चीज़ों को समझा। आगे देखते हैं 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जोन में लकड़ी उत्पादन को वान थ्योने ने रखा है। लकड़ी उत्पादन को जोन 2 में रखा गया है, दूसरे जोन में, ठीक है। ठीक है, ईंधन की लकड़ी और इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए आरक्षित है, क्योंकि यह भारी और कम मूल्य वाली वस्तु हैं, इसलिए इसको जोन 2 में रखा है इन्होंने, वान थ्योने ने। अगला क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था। कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन 1826 में हुआ था, 1826। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर किसने किया था, वान थ्योनेन साहब ने किया था। कृषि अवस्थिति सिद्धांत 1826 में प्रकाशित किया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल के अर्थ को स्पष्ट करता है। आर्थिक भूगोल को के अर्थ को स्पष्ट करता है कौन, इनमें से बताएं। 71 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बताएं। आर्थिक भूगोल विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के वितरण और स्थानिक संगठन का अध्ययन करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करता है। वितरण, आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण और स्थानिक संगठन का अध्ययन। आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण और स्थानिक संगठन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, आर्थिक भूगोल का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है। आर्थिक भूगोल का उपागम इनमें से कौन सा है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में प्रादेशिक उपागम यानी रीजनल अप्रोच और व्यवस्थित उपागम यानी सिस्टमेटिक अप्रोच दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रादेशिक और व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, संसाधन उपयोगिता विश्लेषण भी इसमें शामिल है और ये भी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं, इसमें 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण और स्थानिक संगठन का अध्ययन। तो ही गया आपका 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर दोनों, यानी कि संसाधन उपयोगिता और विश्लेषण भी करता है आर्थिक भूगोल, और प्रादेशिक और व्यवस्थित अध्ययन भी करता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो गैर नवीकरणीय संसाधनों में आपका जैसे कोयला इसमें से शामिल हो जाएगा। कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन है, जबकि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल विद्युत शक्ति, ये सब जो होते हैं ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। गैर नवीकरणीय संसाधन मतलब कि इसका अर्थ है कि इनका भंडार सीमित है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, इनकी उत्पादन दर में कमी लानी चाहिए। और सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इस जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते 74 नंबर प्रश्न आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधन है। अल्प जनसंख्या क्या एक संसाधन है, या अतिरिक्त जनसंख्या, दोनों संसाधन नहीं। अनुकूलतम जनसंख्या जो होती हैं एक संसाधन का काम करती हैं, ठीक है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन। 75 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन और क्रायोलाइट का उदाहरण है। 75 नंबर करेक्ट आंसर क्या, ऑक्सीजन एंड क्रायोलाइट आर एन एग्जाम्पल ऑफ। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन और क्रायोलाइट का उदाहरण इनमें से कौन सा है। 75 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्टता। ऑक्सीजन और क्रायोलाइट का उदाहरण इनमें से होता है विशिष्टता, उनकी विशिष्टता अलग अलग, डी ऑप्शन करिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 76 नंबर, हरित क्रांति किसके उत्पादन वृद्धि से संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, जैसे गेहूं चावल उत्पादन में भारी वृद्धि हुई इससे। और ये आई थी कब, खनिज उत्पादन या बेसिकली खाद्य अनाज। ऑप्शन नंबर इसका फूड ग्रेन्स कह सकते हैं, इसका सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 1967-68 में आई थी जो है औद्योगिक ये क्रांति, हरित क्रांति। आपका पीली क्रांति सरसों यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा आपका नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध क्रांति सफ़ेद क्रांति यानी दुग्ध क्रांति जो है
सफ़ेद क्रांति जो होती है वो दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से यानी मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, भूरी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को हम लोग कौन सी कृषि कहते हैं? स्लेश एंड बर्न कृषि। स्लेश एंड बर्न कृषि मतलब क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है, इस कृषि में क्या होता है, पहले हम उसको सफाते हैं, उसके बाद में फिर हम आग लगा देते हैं। काटो और जलाओ कृषि कह सकते हैं इसको, इसी को हिंदी में काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरितशील कृषि को काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जंगल को पहले काटा जाता है, जलाया जाता है, उसके बाद में साफ करके खेती करी जाती है, और जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है, उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं फिर लोग, आदिवासी लोग, और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो ये होता है आपका आदिवासी वाली कृषि होती है। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, स्थानांतरितशील कृषि को अलग अलग देशों में, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानांतरितशील कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन सी चीज़ें बताएं? बताइए। चलिए अभी चर्चा करते हैं इस पर। 78 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है? कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है बेटा? कॉफी का उत्पादन में से कहाँ पर सबसे अधिक होता है? कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर होता है, बताएं। 78 नंबर, कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में ब्राजील में होता है। ब्राजील कॉफी उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है, सी ऑप्शन। सिडार एक व्यावसायिक उत्पाद है, कहाँ का? जो ये सिडार होता है, ये शंकुधारी पेड़ है जो मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध और उप उष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं। यानी उप उष्ण कटिबंधीय इलाका या फिर शीतोष्ण इलाका। तो उप कटिबंधीय बी ऑप्शन में दिया, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर, कपोक क्या होता है? कपोक की बात की है तो एक हल्का रेशेदार पदार्थ है ये, जिसका उपयोग खास करके आपका भारावन सामग्री के लिए किया जाता है। एक रेशा होता है, फाइबर होता है। ये क्या है? ये कपोक एक फाइबर होता है, डी ऑप्शन। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन टेनिन का स्रोत नहीं है? टेनिन, टेनिन का स्रोत क्या नहीं है? टेनिन का मुख्य रूप से स्रोत जैसे हेमलाक टेनिन का स्रोत है, चेस्टनट भी है, ठीक है। इसके अलावा क्यूबारा, क्यूब्राको पेड़, ये भी है, क्यूब्राको पेड़ की छाल या लकड़ी, ये भी जो है टेनिन का स्रोत है। जबकि राफिया ताड़ जो होता है, राफिया पाम या राफिया ताड़ का जो फल होता है, ये इस फाइबर का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन से 82 नंबर प्रश्न आ चुका है, बगान खेती और बीटी कल्चर एक मूल व्यवसाय है। बगान खेती या बीटी कल्चर एक मूल व्यवसाय है किसका? 82 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, जिसको आप कह सकते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में होती है ये, ठीक है। बगान खेती या बीटी कल्चर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है फिर से, स्थानांतरितशील कृषि मुख्य रूप से उगाया जाता है। स्थानांतरितशील कृषि मुख्य रूप से उगाया जाता है, उसमें स्थानांतरितशील कृषि में देखिए क्या उगाया जाता है। स्थानांतरितशील कृषि में, स्थानांतरितशील कृषि को दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको अक्सर झूमिंग कृषि या काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है, स्थानांतरितशील कृषि भी कहते हैं इसको, ठीक है। दुनिया की अगर बात करें बेटा, तो जैसे कि इसको मैक्सिको में या मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में इसको कोनुकू कहा जाता है। ब्राज़ील की अगर बात की जाए बेटा, तो ब्राज़ील में इसको क्या कहते हैं? ब्राज़ील में स्थानांतरशील कृषि को रोका कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहा जाता है। फिलीपाइंस में काइनिंग कहा जाता है। वियतनाम में इसको रे के नाम से मशहूर है ये, ठीक है। मसोले मध्य अफ्रीका में कहते हैं इसको। थाईलैंड में तमराई कहा जाता है, जबकि चीना श्रीलंका में कहा जाता है, और बर्मा यानी म्यांमार में इसको तोंगिया कहा जाता है। यही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड यानी उत्तरी पूर्वी राज्य में
उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में इसको झूम कृषि कहते हैं या झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में इसी कृषि को पोडू या पामडाबी कृषि के नाम से जानते हैं। केरल में इसको पूनम कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इसको दाहिया या बीबर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पेड़ा या पेंदा इसको कहा जाता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, जबकि राजस्थान में इसको वालरा यानी कि वाल्टरे कहते हैं। तो ये हो गई आपकी स्थानांतरशील कृषि के अलग अलग स्थानों पर नाम, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, 83 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है इसको कि स्थानांतरशील कृषि में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कंद यानी कि याम्स बोया जाता है, ठीक है। कंद यानी याम्स, कसावा, ठीक है, कसावा, या फिर इसके अलावा आपका टेपियोका, ये सब बोया जाता है। तो यान, कसावा और पहाड़ी चावल जो है इसमें बेसिकली बोया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सुमेलित कीजिए, अलग अलग स्थानों पर इस कृषि को कहते हैं। जैसे नगासू कहाँ पर कहते हैं बेटा, नगासू फिलीपाइंस में कहते हैं। नगासू कहाँ पर कहते हैं, फिलीपींस में कहते हैं। पोडू कहाँ पर कहते हैं, पोडू जो है भारत में कहा जाता है इसको, ठीक है। लदांग कहाँ पर कहते हैं, लदांग की बात की तो लदांग मलेशिया में कहा जाता है इस कृषि को। इसके अलावा कैनिंग जो है सूडान में कहा जाता है। कैनगिंग, कैनगिन जो है ये सूडान में कहा जाता है। तो आप मिला लीजिए इसको, क्या क्या लगेगा आपका, नगासू फिलीपाइंस, नगासू फिलीपाइंस यानी पहले का ए में जाएगा। पहला का ए कहाँ पर दिया हुआ है, पहले का ए कहीं पर नहीं दिया हुआ है ना। 1 का डी होगा, नगासू सूडान में कहा जाता है इसका, 1 का डी लगाएंगे। नगासू फिलीपाइंस में दिया हुआ है, कैनगिंग फिलीपाइंस में होगा, तो इसका पहले का डी लगेगा, ठीक है। पहले का डी यानी कि 1 मिनट रुकिए, नगासू आपका सूडान में जाएगा, ठीक है। तो पहले का डी देखिए, पहले का डी, पहले का डी, पहले का डी इसमें है, तो पहला का सी गलत हो जाएगा, ठीक है। पोडू कहाँ पर कहते हैं बेटा, पोडू इसको कहा जाता है कहाँ पर बेटा, भारत में, सॉरी, पोडू कहा जाता है इसको कहाँ पर, हाँ बिल्कुल भारत में। तो दूसरे का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। दूसरे का सी लगा दीजिए, पोडू भारत में कहते हैं, दूसरे का सी, दूसरे का सी इसमें, दूसरे का सी इसमें भी, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। वहीं अगला है लदांग, कहाँ का पर कहते हैं, लदांग जो है मलेशिया, बिल्कुल। तीसरे का बी, तीसरे का बी लगा देंगे, तीसरे का बी कहीं पर है, तीसरे का बी यहाँ पर दिया हुआ है आपका बी वाले ऑप्शन में, ठीक है, ठीक है ये। और चौथे का ए, लदांग कहाँ पर कहते हैं, कैनिंग कहाँ पर कहते हैं, कैनिंग जो है आपका कैनगिंग फिलीपाइंस में कहते हैं, ठीक है। तो चौथे का ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मिल जाएगा, तो ठीक है, इसका बी या सी में से कोई एक हो सकता है। अब ऐसे भी देखें इसको, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया में कहते हैं, तो लदांग इंडोनेशिया मलेशिया यानी कि इसका तीसरे का बी होगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, जो बी ऑप्शन में दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, निम्नलिखित में से गेहूं की टोकरी किसे कहते हैं, गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है, फटाफट से आप बताएंगे, गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है, गेहूं की टोकरी बताइए। यूएसए को गेहूं का टोकरी कहते हैं, व्हीट क्रेसेंट, मुख्य रूप से यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित जहां बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती होती है, यूएसए, ए ऑप्शन। किस देश को एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है, किस देश को एशिया का चावल का कटोरा, थाईलैंड को कहते हैं अक्सर, राइस बाउल कहा जाता है इसको, थाईलैंड को, बी ऑप्शन। 87 नंबर प्रश्न आ चुका, सामूहिक खेती किसे कहते हैं, सामूहिक खेती वह खेती है जहां कई किसान अपनी भूमि को एक संयुक्त उद्यम के रूप में चलाते हैं, यानी कृषि उत्पादन जिसमें कई किसान एक संयुक्त उद्यम के रूप में अपनी जोत को चलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर, सहकारी खेती का अभिप्राय क्या होता है, सहकारी खेती मतलब होता है आमतौर पर मिश्रित खेती, बड़े पैमाने की कृषि होती है, बड़े किसानों के सहयोग से, और निर्वाहक मूलक फसलें शामिल होती हैं इसमें, लेकिन परिभाषा जो है इसकी ये नहीं होती है। लेकिन हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का, इसका 88 का बिल्कुल एक साथ मिश्रित खेती बड़ी कंपनी की, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी निर्वाहक मूलक फसल और पशुधन की कृषि होती है। इसका सारा ऑप्शन करेक्ट, सभी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 89 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत में शुष्क कृषि प्रदेश का मुख्य क्षेत्र, भारत में शुष्क कृषि प्रदेश का मुख्य क्षेत्र कौन सा है बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। डेयरी फार्मिंग के लिए यानी ड्राई फार्मिंग के मुख्य क्षेत्र के रूप में राजस्थान या दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जहां पर कम वर्षा होती है वहां के इलाके हैं। 90 नंबर प्रश्न आ चुका, विश्व में सिंचित कृषि की आवश्यकता कहाँ होती है,
सिंचित कृषि की आवश्यकता जो होती है, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ पर 100 से 150, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से ट्रैक कृषि क्या होती है? ट्रक कृषि। ट्रक कृषि का मतलब होता है बेटा, ट्रक कृषि जिसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, इससे तात्पर्य होता है कि बाजार बागवानी कृषि, मार्केटिंग गार्डनिंग कृषि, जहाँ सब्जियों को बाजार तक तेजी से पहुंचाया जाता है, इसी को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक उद्यान कृषि, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, मार्केटिंग गार्डनिंग। 92 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित अयस्क और उसके खनिजों को सुमेलित कीजिए। देखिए अयस्क और उनके खनिजों को सुमेलित कीजिए इनमें से। देखिए देखिए जेलेना की बात कीजिए, गैलेना, तो गैलेना जो होता है आपका, ये इसका जो क्या है, इसका लेड होता है, गैलेना का लेड होता है, यानी पहले का ए ऑप्शन लगेगा, पहले का ए ऑप्शन लगेगा बिल्कुल। सी आपका बी ऑप्शन में पहले का ये ही दिया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिच ब्लेड की बात की, पिच ब्लेंड जो होता है ये आपका जो है यूरेनियम का होता है, यूरेनियम का पिच ब्लेंड यूरेनियम का होता है। ठीक है, इसके अलावा लिमोनाइट जो है लौह अयस्क का खनिज होता है, लौह अयस्क का, लिमोनाइट लौह अयस्क का जो है ये खनिज है। इसके अलावा आपका पायरो पायरोलुसाइड जो है मैग्नीज का होता है। क्लियर, ये बात ध्यान, यानी कि एक ए बी सी डी, यानी इसे क्रम में बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 93 नंबर, कौन सा निक्षेप डेड सी में मिलता है? बताएं, कौन सा निक्षेप जो होता है डेड सी में मिलता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा निक्षेप, निक्षेप माने कचरा, डेड सी में मिलता है? डेड सी मतलब क्या होता है? डेड सी यानी मृत सागर जिसको कहते हैं, उसमें नमक के साथ पोटास के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो वहां पर पोटास मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इनमें से पोटास मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 94 नंबर प्रश्न आ चुका है, द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज, निम्नलिखित में से विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक है। अग्रणी कोयला उत्पादक कौन सा इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे। तो रूस, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश में अगर बात की जाए तो चाइना जो है नंबर 1 पर आता है। ठीक है, चाइना नंबर 1 पर आता है, तो और भी देश का कब कब आते हैं बताएं? निम्नलिखित में से विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में किसका नाम आता है? और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन है बताएं? दूसरे तीसरे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पर कौन है? सूची बताएं। तो विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में अगर बात की तो चीन नंबर 1 पर दुनिया में कोयला उत्पादन में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए, भारत दूसरे नंबर पर है कोयला उत्पादन में। ठीक है, घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन करता है भारत। इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है, ठीक है, कोयला उत्पादन में। दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल कोयला निर्यातक यानी एक्सपोर्टर देश इंडोनेशिया ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे नंबर पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका कोयले के बड़े भंडार रखता है और उत्पादन में चौथे स्थान पर है। हालांकि इसका उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से और भी कम हो गया है अमेरिका का। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आपका चाइना है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 95 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा देश मत्स्य और समुद्री भोजन उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? विस्तार से बताएं। तो मत्स्य और समुद्री भोजन उत्पादक देश में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है आपका, निर्यातक देश की बात हो रही बेटा, निर्यातक यानी बेचने वाला। मत्स्य और समुद्री खाद्य उत्पादों के बहुत वैश्विक निर्यात में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चाइना सबसे बड़ा उत्पाद निर्यातक देश होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा उत्पादक चीन न केवल निर्यात में बल्कि समुद्री खाद्य उत्पादों में कुल उत्पादन, मछली पकड़ना, जलीय जीव दोनों मिला करके पहले स्थान पर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी नार्वे जो होता है ये अटलांटिक कॉड, सैल्मन और मैकेरल जैसे ठंडे पानी की मछलियों का निर्यातक देश है। नार्वे जलीय कृषि विशेष करके सैल्मन में भी विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, चीन के बाद में जो है नार्वे का नंबर आता है, नार्वे के बाद में फिर वियतनाम का नंबर आता है। ठीक है, वियतनाम के बाद चिली और फिर भारत। ठीक है, भारत निर्यात मुख्य रूप से फ्रोजन श्रिप पर निर्भर करता है और यह जलीय कृषि और समुद्री पकड़ दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसमें। तो विश्व में मतलब समुद्री उत्पादों में सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है, उसके बाद नार्वे, वियतनाम और चिली जैसे देश आते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? चाइना, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, आगे देखिएगा 96 नंबर प्रश्न आ चुका है, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की बात की जाए तो अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत है ये।
औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत 1909 में प्रकाशित हुआ है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 1909। 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? किसने किया बेटा इसको? अल्फ्रेड वेबर ने किया है। अल्फ्रेड वेबर औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेबर ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से किस उपागम को वेबर के द्वारा बताया गया है? बताएं किस उपागम को वेबर के द्वारा बताया गया है? फटाफट से आप बताएंगे। वेबर का सिद्धांत एक अल्पतम लागत सिद्धांत है, लीस्ट कॉस्ट थियरी है। अल्पतम मूल्य सिद्धांत, जिसमें वह न्यूनतम उत्पादन और परिवहन लागत वाले स्थान की तलाश करते हैं। तो अल्पतम मूल्य सिद्धांत, द लीस्ट कॉस्ट थियरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अल्फ्रेड वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में विश्वास किया। तो उन्होंने विश्वास किसमें किया है? वेबर का सिद्धांत कच्चा माल और परिवहन एवं श्रम या श्रमिक प्रभाव को औद्योगिक अवस्थिति के प्रमुख कारकों के रूप में माना है। यानी कच्चा पदार्थ भी मानते हैं और परिवहन और श्रमिक प्रभाव दोनों मानते हैं। परिवहन का भी प्रभाव पड़ता है, श्रमिकों का यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, और जैसे परिवहन कहाँ से कहाँ तक ले जाना है उसका भी प्रभाव पड़ता है, कच्चा पदार्थ कहाँ पर मिल रहा है। तो कहीं पर भी उद्योगों की अवस्थिति होगी तभी जब वहाँ पर कच्चा माल सुलभ हो जाएगा, परिवहन के साधन मिलेंगे, संचार की सुविधा होगी, श्रमिक भी कुशल श्रमिक मिल जाएंगे सस्ते दामों पर, तो वहाँ पर आपका उद्योग ज़्यादा विकास होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों बोथ ऑफ देम, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 100 नंबर प्रश्न है। किसने औद्योगिक सिद्धांत में सामूहिकरण की भूमिका को आत्मसात किया? फटाफट से आप बताएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है? प्रश्न है किसने जो है औद्योगिक सिद्धांत में सामूहिकरण की भूमिका को आत्मसात किया है? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने किया है? लॉस महोदय ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्लोमरेशन यानी सामूहिकरण की अवधारणा को वेबर ने अपने सिद्धांत में शामिल किया, लेकिन अगस्त लॉस नाम के एक विद्वान है, उन्होंने अपने सिद्धांत में बाजार क्षेत्र यानी डिमांड कौन और सामूहिकरण की भूमिका पर विस्तार से ध्यान केंद्रित किया है। अल्फ्रेड वेबर ने भी अग्लोमरेशन को शामिल किया था, लेकिन लॉस का कार्य इस पर अधिक केंद्रित था। तो सर्वोत्तम इसका जो उत्तर होगा वो होगा लॉस। ठीक है, लॉस यानी कि अगस्त लॉस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया विस्तार से। ठीक है, तो आपने विस्तार से समझ लिया इन चीज़ों को, विस्तार से मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना तो पीडीएफ आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। जो बच्चे हमको नहीं जानते हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपकी तमाम सारी पीडीएफ मिलती है। तो वैसे अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है इसकी, ठीक है, तो आप हमारे दूसरा मतलब कि वो जो दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, उस पर आप जाएंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा तमाम सारे वीडियो मिल जाएंगी। वो फोर्थ सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो फोर्थ सेमेस्टर वाले वीडियोस आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एसएमएस करना, पीडीएफ लेने के लिए एसएमएस करें 99 84 039 139, इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। जैसे इतना लेकर के भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा स्कैनर, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। एक सेमेस्टर में 100 रुपये फीस लगता है, 6 महीने तक की क्लास होती है। अभी एसएमएस करेंगे तब भी 100 लगेंगे, तो आपका 100 रुपीज़ में आपका जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उनकी पीडीएफ वगैरह मिलने की कोशिश की जाएगी कि वो मिल जाए आपको। ठीक है, तो सभी का फीस जमा करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सभी का लिखने वाला भी और ऑब्जेक्टिव का भी जो है रहेगा। ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ यानी इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो फोर्थ सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का विथ आंसर। ठीक है, और अगर आपको जैसे मेरे हिसाब से इसे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एक साथ जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसके लिए फीस कितनी रखी गई है? उसके लिए मात्र फीस आपके 150 रुपये रखी गई है। 150 रुपये फीस में क्या होगा आपका? 150 रुपये फीस में आपको थर्ड सेमेस्टर का पूरा पीडीएफ वगैरह भी मिलेगा और फोर्थ सेमेस्टर की क्लास भी आपको उसमें इंक्लूड मिलेगी, यानी कि आपका फोर्थ सेमेस्टर का नया ग्रुप जो बनेगा उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो 150 रुपये में आपका पूरा फोर्थ सेमेस्टर की 6 महीने तक की क्लास भी ज्वाइन होगी, सभी सब्जेक्ट की, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लास भी होगी और तमाम सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप एसएमएस करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने 100 एमसीक्यूज़ के बारे में समझा और विस्तार से देखा। आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर को, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा। एक बार फिर से आप जो है जो आपकी ये कृषि का नाम होता है बेसिकली स्थानांतरणशील कृषि, इसके नाम को ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि इसको
मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ठीक है, मैक्सिको में मिल्पा। वेनेजुएला में इसको कोनोको कहते हैं। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। इंडोनेशिया या मलेशिया में लदांग कहते हैं। फिलीपींस में काइनिंग कहा जाता है। वियतनाम में इसको रे के नाम से जानते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं। थाईलैंड में तमराई कहते हैं। श्रीलंका में चेना कहा जाता है। और म्यांमार यानी बर्मा में इसको तोंगिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर भारत के बारे में पूछे तो उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, इन सभी जगहों पर झूमिंग कृषि या झूम कृषि के नाम से स्थानांतरणशील कृषि को जानते हैं। ओडिशा में पोडू या जो है पामडाबी के नाम से जानते हैं। केरल में पूनम कहते हैं इसी को, ठीक है। मध्य प्रदेश में बीबर या दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पेड़ा या पेंदा कहते हैं। राजस्थान में इसको वालरा या फिर वाल्टरे भी कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में ही नहीं बल्कि विश्व के दुनिया के सभी देशों में भी इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। बहरहाल इसको स्थानांतरणशील कृषि जो है अधिकतर देशों में स्थानांतरणशील कृषि भी कही जाती है, तो यानी कि काट और जलाओ कृषि भी इसी को कहा जाता है। इस तरीके से आपने चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। ये नया चैनल है आपका को करिकुलर मास्टर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए परीक्षा के लिए। प्लीज़ जो नया चैनल है आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारे पुराने बच्चे हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही क्लास आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग अपने और भी सब्जेक्ट बताएं कि किस सब्जेक्ट का चाहिए आपको। धन्यवाद।